हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज से जो हम पढ़ने वाले हैं, आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपके जो पुराने प्रश्न पत्र वो हल करवाए जाते हैं। तो आज हम पुराने प्रश्न पत्रों के साथ राजस्थान के जो जितने भी नए ज़िले बने हैं, ठीक है, उन नए ज़िलों के हम साथ में लेंगे। ठीक है, 18 जो नए ज़िले बने हैं उन 18 ज़िलों को भी अपन साथ में लेने वाले हैं। क्लियर। सबसे पहले जो कि अपन जो जिस ज़िले के बारे में पढ़ने वाले वो आपका ब्यावर है। ठीक है, ब्यावर का जो कि ब्यावर का संबंध राजस्थान के इतिहास से कैसे है, जबकि ब्यावर का संबंध आर्ट एंड कल्चर से कैसे है, और ब्यावर का संबंध राजस्थान की ज्योग्राफी से कैसे है, यानी भूगोल से कैसे तथ्य बन सकते हैं, उसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं राजस्थान का नया जो मैप है आपके सामने है, कौन कौन से नए ज़िले बने हैं वो देख लेते हैं अपन। देखो, आपका ये अनूपगढ़ नया ज़िला बन गया। ठीक है, आपका फलोदी नया ज़िला बन गया। क्लियर, मैप मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको अगर ये मैप चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना। दूसरा, आपके जोधपुर के दो हिस्से कर दिए, एक तो जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर हो गया, एक आपका ये बालोतरा नया बन गया। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं बात करता हूँ तो डीडवाना कुचामन आपका नया बन गया। ठीक है, इसके अलावा जयपुर का जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर हो गया। सीकर का नीम का थाना नया हो गया। कोटपुतली बहरोड ये आपका नया जिला हो गया। डीग आपका नया जिला हो गया। गंगापुर सिटी हो गया आपका। ठीक है, केकड़ी आपका नया हो गया। ब्यावर जिला आपका नया हो गया। शाहपुर आपका नया जिला हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखो और बात कर लेता हूँ। इसके अलावा जो नया बना है तो नीचे अपन देख लेते थे, नीचे एकमात्र जो कि उदयपुर से अलग होकर बना आपका ये सलूम्बर भी नया जिला बन गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ब्यावर जिला। तो देखो, ब्यावर जिले को मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, पहला अपन देख लेते हैं कि ब्यावर जिले की जो सीमा है ना, कौन कौन से जिले से टच होती है। ठीक है, तो देखो ये आपका ब्यावर जिला रहा। ठीक है, आप अच्छे से देखोगे ये आपका ब्यावर जिला है पूरा, ये अंदर घूम के ये ब्यावर आपका हो गया। ठीक है, क्लियर, ये आपका ब्यावर जिला हो गया। ब्यावर जिले की सीमा देखते थे। देखो, उत्तर की तरफ देख लेते तो उत्तर की तरफ नागौर टच हो रहा, जबकि उत्तर पूर्व में अजमेर का हिस्सा है, और पूर्व की ओर केकड़ी जो कि ब्यावर जिले से छूता है। इसके अलावा नीचे की तरफ देख ले अपन, दक्षिण की तरफ तो भीलवाड़ा छूता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर देख ले तो आपका राजसमंद है, और पश्चिम की ओर आपका पाली जिला है। और जबकि उत्तर पश्चिम की ओर देख ले तो जोधपुर जो है जोधपुर शहर वाला जो जिला है, ये जोधपुर आपके ब्यावर के टच होता है। क्लियर हो गया आपका। देखो, ब्यावर का मैं पूरा कंप्लीट वापस से बता देता हूँ आपको। इधर से तो आपका अजमेर छू रहा है, इधर से आपका केकड़ी है, नीचे से आपका भीलवाड़ा हो गया। क्लियर, इसके अलावा इधर से आपका राजसमंद हो गया, इधर से आपका पाली हो गया, और इधर से आपका जोधपुर हो गया, इधर से आपका नागौर हो गया। यानी अजमेर जो जिला बना, ये पहले जिला बनने से पहले अजमेर की एक तहसील था ब्यावर। ठीक है, अजमेर की एक तहसील था, अब नया जिला बन गया। इसमें कुछ 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 हिस्सा तो पाली से लिया गया, कुछ इसका राजसमंद से लिया गया, और कुछ अजमेर से लिया गया है। तो अपन जो अब है कि नए ज़िले के बारे में देख लेते हैं। मैं ब्यावर का जो आपकी नया ज़िला है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने नया ज़िला, देखो ये ब्यावर का मैप आपके सामने बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो ब्यावर का नया ज़िला हो गया आपके सामने। ठीक है, ये रहा, ये बिल्कुल देखो। अब देखो ब्यावर में कितने उपखंड बन गए नए। पहले तो आपको याद रखना, ब्यावर उपखंड, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, बदनौर, ये आपके नए जिले हो गए। इसके अलावा तहसीलों की मैं बात कर लूँ तो एक तो ब्यावर तहसील आपकी, ठीक है, एक डोडगढ़ तहसील, एक जैतारण, एक रायपुर, एक मसूदा, एक विजयनगर, एक बदनौर। ये जो तहसील हो गए ना आपकी, ये सारी तहसीलें जो कि आपकी ब्यावर की नई तहसील है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, इसके अलावा मैं नए तथ्यों के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। ठीक है, कि ये जो ब्यावर जिला है राजस्थान से कैसे संबंध रखता है। ठीक है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपन इसके इतिहास की बात कर लेते हैं कि इसका नाम ब्यावर किसने रखा और इसकी स्थापना किसने करी थी। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बता दूं, ब्यावर की जो आपकी स्थापना हुई थी 1836 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी भाई? 1836 के अंदर आपकी ब्यावर की स्थापना हुई थी। ठीक है, उससे पहले देखो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो ब्यावर, ये तो अजमेर का हिस्सा था। ये टाटगढ़, ये भी आपका अजमेर का। जैतारण जो तहसील ली गई ये पाली से, रायपुर ये पाली से ली गई, मसूदा ये था, और बदनौर जो आपका भीलवाड़ा से लिया गया। ठीक है, बाकी ब्यावर, टाटगढ़ और मसूदा और विजयनगर ये पहले से अजमेर के हिस्से थे, अजमेर से ब्यावर में डाल दिए। जैतारण और रायपुर ये पाली की तहसील जो कि ब्यावर में ऐड कर दी, और ये बदनौर आपका भीलवाड़ा में पड़ता था, तो बदनौर भी आपका किस में ले लिया,
ये आपके ब्यावर में ले लिया। तो मैं अब ब्यावर की स्थापना की बात कर रहा। ब्यावर की जो स्थापना हुई थी 1836 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1836 में, ठीक है। इससे पहले 1825 तक जो ये अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था, ये एक पहले छावनी के रूप में था केवल, ठीक है। इसके बाद देखो 1836 में इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसकी जो स्थापना करी थी कर्नल जॉर्ज डिक्सन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? कर्नल जॉर्ज डिक्सन के द्वारा की गई। और इसका नाम ब्यावर क्यों पड़ा, ठीक है, इसका भी मैं बता देता हूँ। तो पहले से अजमेर की जो नसीराबाद छावनी है, अजमेर का जो कारागार है अजमेर में स्थित, यहाँ से सीधा अगर ब्यावर छावनी की तरफ जाते थे तो घना जंगल पड़ता था, ठीक है। तो क्या होता था, जगह जगह बोर्ड लगे थे अंग्रेजों के भी, बिवेयर ऑफ द, जो जंगली जानवर होते थे ना उनसे बचने के लिए, कि बिवेयर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो हमारे जो भारतीय थे तो बिवेर का जो अभ्रंश शब्द बना दिया, बिवेर, ब्यावर, ब्यावर कर दिया उसका। तो इस तरह इसका नाम ब्यावर है। क्लियर? इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, तो पहले इसको इसमें एक बाजार का निर्माण हुआ था, उसे नया शहर या नया नगर के नाम से जानते थे, नया टाउन, ठीक है। और इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, तो 1871 में जो बटालियन को स्थानीय छावनी अजमेर से स्थानांतरित कर दिया गया, ये शहर के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया, ठीक है। इसके अलावा 1836 में ब्यावर में एक नगर पालिका की स्थापना हुई थी। आपको याद रखना, नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? 1836 में, सॉरी 1866 की बात कर रहा हूँ। नगर पालिका की स्थापना कब हुई? 1866 में। और 1880 की बात करें तो रेलवे की जो लाइन है वो शहर तक पहुंच गई थी, ठीक है। और कृष्णा मिल की स्थापना आपको पता ही है 1889 के अंदर, कृष्णा कॉटन मिल, जो कि राजस्थान की सबसे पहले कपड़े की मिल है, तो कहाँ बनी हुई? ब्यावर के अंदर बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्य आपसे शेयर करता हूँ। तो 1901 की बात कर लूँ तो 1901 के अंदर इसकी जो जनसंख्या थी ना वो कितनी थी? तो 21,928 लोग रहते थे यहाँ। कितने? 21,928 लोग आपके यहाँ रहते थे, ठीक है। जो कि यहाँ का सबसे बड़ा जो व्यापार था ना वो सूती कपड़े का उद्योग था, लगभग सूती कपड़ों का उद्योग था, जो कि 38% था। इसके अलावा देखो एक गणितज्ञ डंकन सॉमरविले का जो जन्म स्थान है वो भी ब्यावर, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो जो आरटीआई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो नेतृत्व हुआ था, जो आंदोलन हुआ था वो ब्यावर में हुआ था। फिर उसे सूचना के अधिकार को जो कि लागू कर दिया गया था, ये भी आपको याद रखना किसके नेतृत्व में किया गया था। यहाँ ये आंदोलन ये अरुणा रॉय के नेतृत्व में किया गया था। अब देखो मैं ब्यावर शहर की कुछ संरचना आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये ब्यावर जो शहर है ना, आपका ब्यावर जो शहर है, ब्यावर शहर जो कि एक दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ, और शहर के 4 प्रसिद्ध दरवाजे हैं, ठीक है। अजमेर की तरफ से आप घुसोगे तो अजमेरी गेट आ जाएगा आपका, ठीक है। और आप उदयपुर मेवाड़ की तरफ से आओगे तो मेवाड़ी गेट आ जाएगा, इधर आपका चांग गेट आ जाएगा, इधर आपका सूरजपोल गेट हो जाएगा, ठीक है। ये 4 गेट जो है ये ब्यावर के खास गेट है, जो कि बिल्कुल शहर के चारों तरफ फैले हुए हैं, ठीक है। और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए, पोल होती है ना, पोल जैसे ऐसे दरवाजे बने हुए, ऐसे इस टाइप के दरवाजे बने हुए बड़े बड़े, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, एक आपका अजमेरी गेट, एक आपका मेवाड़ी गेट, एक आपका चांग गेट, एक सूरजपोल गेट के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। और इसी के भीतर जो ब्यावर शहर है, यानी ब्यावर का जो मुख्य बाजार है, जो ब्यावर का मेन मार्केट है, जो इन्हीं दरवाजों के मध्य फैला हुआ आपका, ठीक है। इसके अलावा और अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं ब्यावर के बारे में। देखो ब्यावर का एक तो तेजाजी का मेला बहुत फेमस है, एक आपका जो है बादशाह का मेला बहुत फेमस है। एक तो वीर तेजाजी का मेला भी ब्यावर में लगता है आपका, ठीक है। और दूसरा जो आपका लगता है बादशाह का मेला। तो बादशाह के मेले की देखो मैं पूरी हिस्ट्री आपसे बता देता हूं। देखो ब्यावर का जो बादशाह का मेला है ना, ये एक तो क्यों शुरू हुआ था इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो ब्यावर में जो बादशाह का मेला मनाया जाता है, इसके पीछे एक किंवदंती है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार क्या होता, मुगल बादशाह अकबर जो है वो शिकार करने के लिए जंगल गए थे, लेकिन वो रास्ते में भटक गए थे, ठीक है। फिर कुछ डाकुओं ने उनको घेर लिया था, कुछ डाकुओं ने घेर लिया और उसे मारने की धमकी दी थी, ठीक है। उस वक्त जो कि टोडरमल थे ना, राजा टोडरमल अग्रवाल, इनका पूरा नाम क्या, राजा टोडरमल अग्रवाल, उन्होंने अपनी चातुर्य से थे, वाक चातुर्य से न केवल बादशाह को छुड़वाया बल्कि माल और असला, यानी असला क्या होते थे, जो तलवार वगैरह जो होती है उसे असला कहते थे, उसे भी लूटने से बचा लिया। तो बादशाह अकबर ने इसी चतुराई के बतौर तोहफे के रूप में सेठ टोडरमल को 2.5 दिन का बादशाह बनाया था। कितने दिन का? 2.5 दिन का बादशाहत उन्हें दी थी। तो आम जनता को धनवान और समृद्ध बनाने के लिए 2.5 दिन की बादशाहों को याद करने के लिए, जीवित रखने के लिए 2.5 घंटे का बादशाह की जो सवारी है वो ब्यावर शहर में निकाली जाती है। कौन से समाज द्वारा? अग्रवाल समाज के द्वारा निकाली जाती है।
इसमें क्या होता है, वजीर के खजाने के रूप में लाल और गुलाल लुटाते हैं भाई, ठीक है। और ये मेला कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1851 से प्रारंभ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता रहा हूँ मैं, एग्जाम में बनेगा, ठीक है। जिसमें बादशाह को सजाने का, जो संवारने का जो काम होता है ना, वो महेश्वरी समाज का होता है। कौन से समाज का होता है, तो महेश्वरी समाज का वो आपका काम होता है। इसके अलावा देखो और तथ्यों की मैं बात कर लेता हूँ। ये तो मैंने बता दिया, तेजाजी का मेला हो गया, बादशाह का मेला हो गया। इसके अलावा आपका जो मांगलियावास है, ये भी आपके ब्यावर में चला गया। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो कौन सा मेला लगता है आपका, हरियाली अमावस्या का जो मेला लगता है ना, वो भी आपका फिर ब्यावर जिले में चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं और कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट कल्चर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखो ब्यावर का दशहरा का मेला भी फेमस है। ब्यावर में छोटा ही मेला लगता है, लेकिन अब एग्जाम में बनेगा क्योंकि जिला बन गया, तो अब पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखो मैं ब्यावर में बात कर लूँ तो आपके ब्यावर में सबसे प्रथम सूल ब्रेड मेमोरियल चर्च, जो कि राजस्थान का सबसे पहला चर्च था, इसकी स्थापना ब्यावर में हुई थी। माताजी की डूंगरी का मंदिर आपके ब्यावर में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा नीलकंठ महादेव का मंदिर आपका ब्यावर में पड़ता है, ठीक है, जो काफ़ी पर्यटन स्थल है, काफ़ी लोग यहाँ आते जाते हैं, और मैं भी वहाँ जाके आया था, नीलकंठ महादेव। इसके अलावा सबसे पुराना विष्णु मंदिर, जो कि आपके सेंदड़ा रोड पे बना हुआ, और सेंदड़ा रोड के ऊपर ही वीर तेजाजी का आपका मेला भी लगता है। इसके अलावा आशापुरा माता का मंदिर बना हुआ, सायण माता का मंदिर बना हुआ, रामदेव जी का मंदिर जो कि लूलवा खास में बना हुआ, लूलवा एक गांव है जहाँ पे बना। इसके अलावा श्री सीमेंट और ब्यावर का सबसे बड़ा उद्योग जो कि श्री सीमेंट, ये बिल्कुल ब्यावर शहर से थोड़ा सा दूर, बिल्कुल ब्यावर शहर से थोड़ा सा दूर है, जो कि श्री सीमेंट, जो कि ब्यावर की फेमस है। तो श्री सीमेंट का जो उद्योग है, ये भी आपके ब्यावर के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अजमेर रोड पे स्थित दादी धाम रानी सती दादी का मंदिर भी फेमस है। इसके अलावा सुमतिनाथ का जो जैन मंदिर बना हुआ, और सुभाष उद्यान भी बना हुआ, जिसे कंपनी बाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कंपनी बाग के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे तथ्य जो कि ब्यावर से इंपॉर्टेंट थे, सारे तथ्य मैंने आपको बता दिए। ये सारे तथ्य आपको याद रखना है। अब अपन चल जाते सीधा ही आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कल जो अपना पेपर बाकी रह गया था, उस पेपर के बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको 30 तक करवा दिया था, अब चलेंगे अपन 31। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर की स्थापना दिवस है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बीकानेर। अक्षय तृतीया के दिन किस शहर की स्थापना की गई, तो बीकानेर की स्थापना की गई। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, देखो इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आती है ना, ये कब आती थी, आपकी जो आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है, वैशाख शुक्ल और तृतीया को मनाई जाती है, आपको याद रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो देखो मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। जो राजस्थान के जो किसान लोग होते हैं ना, वो अन्न और हल के पूजन करके शीघ्र वर्षा की कामना के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। इसके अलावा संपूर्ण वर्ष में सबसे बड़ा अबूझ सावा इसी दिन होता है आपका, ठीक है। और राजस्थान में हजारों बाल विवाह जो होते हैं इसी दिन होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका आखा तीज हो गया, ये बार बार एग्जाम में बनता है, इसकी तारीख आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखो मैं छोटी तीज की बात कर लूँ तो आपकी छोटी तीज जो मनाई जाती है ना, वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। रक्षाबंधन आपका श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि आने वाला लगभग 20 दिन और बाकी है, ठीक है। इसके अलावा बड़ी तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, कजली तीज भी कहा जाता है, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, ये कब मनाई जाती है, तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी जो कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। गोगा नवमी आपकी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। इसके अलावा हर तालिका तीज की बात कर लूँ तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। इसके अलावा दशहरा की बात कर लूँ तो आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा की बात कर लूँ तो इसे आश्विन पूर्णिमा यानी आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है, इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, ठीक है। करवा चौथ की बात कर लूँ, जो कि पटवार एग्जाम में पूछा गया था। करवा चौथ के कारण ही जो फोर्थ शिफ्ट के जो लोग थे ना, उन्हें बहुत नुकसान हुआ था। ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है, ठीक है। करवा चौथ के कारण ही थी, पहले जो एग्जाम फिक्स था वो 24 को था, फिर 23 जो महिलाओं की वजह से 23 कर दिया था, इसलिए फोर्थ शिफ्ट को बहुत नुकसान भी हुआ था इससे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है कि चीरवा का शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ के गुहिल वंश के शासकों का उल्लेख करता है, ठीक है। चीरवा का जो शिलालेख है ना, ये राजस्थान के इतिहास से संबंधित सबसे पुराना अभिलेख है। इस शिलालेख के समय मेवाड़ के शासक समर सिंह थे, ठीक है। और भुवन सिंह सूरी के जो शिष्य थे रत्न पर्व सूरी ने चित्तौड़ में रहते हुए चीरवा शिलालेख की रचना की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
इसके अंदर जो है चीरवा शिलालेख में 51 श्लोकों का वर्णन है। शिलालेख में गोहिल वंश, बप्पा, पदम सिंह, जैतर सिंह, तैत सिंह और समर सिंह का आपको वर्णन मिलता है। और ये शिलालेख का मिला था, ये विष्णु मंदिर की स्थापना करी थी, तो शिव मंदिर के खेतों के पास इसके टुकड़े मिले थे आपको, ठीक है। और इसके अलावा ये मेवाड़ में गोचर भूमि, सती प्रथा, शैव धर्म के बारे के ऊपर भी प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? तो रांगड़ी बोली जो कि कर्कश बोली है, कैसी बोली है भाई? कर्कश बोली है, ठीक है। और ये जो रांगड़ी बोली है ना, ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश से टच है, झालावाड़ हो गया आपका, कोटा बूंदी, कोटा की तरफ हो गया, ठीक है, हल्का सा चित्तौड़गढ़ हो गया, तो ये आपकी मालवी बोली जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1883 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ स्वामी दयानंद सरस्वती, तो राजस्थान में सर्वप्रथम कब आए थे? 1865 में आए थे, ठीक है। सवाल एग्जाम में बना हुआ है, अपने नोट्स में जरूर ऐड करना। कौन से जिले में आए थे? तो करौली में आए थे। कहाँ आए थे? सबसे पहले करौली में आए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1865 में सबसे पहले करौली के राजकीय अतिथि के रूप में ये आए थे। फिर उन्होंने यहाँ से किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर और अजमेर में भी ये गए थे। इसके बाद दूसरा जो इनका आगमन हुआ था, देखो दूसरा जो इनका आगमन हुआ था 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। 1881 में ये जो आए थे दूसरी बार भरतपुर में आए थे। कहाँ आए थे भाई? भरतपुर में आए थे, ठीक है। भरतपुर से वापस ही जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा, बनेड़ा से चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जाके फिर बनेड़ा में फिर कवि राजा श्यामल दास ने इनका बहुत शानदार स्वागत भी किया था। इसके बाद देखो ये महाराणा जो सज्जन सिंह थे ना, इनका जो कार्यकाल 1874 से 84 उदयपुर भी पहुंचे थे, तो महाराणा उनका आदर सत्कार भी किया था, ठीक है। वहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में आर्य समाज का प्रचार किया, आर्य समाज की स्थापना भी की थी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है ना, अगस्त 1882 में दयानंद दोबारा जब उदयपुर पहुंचे और सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी थी। इसके अलावा अजमेर में आर्य समाज की स्थापना करी थी। कहाँ करी थी? अच्छा मैंने उदयपुर बता दिया, वो गलत है ना। मैंने पहले आर्य समाज की जो स्थापना उदयपुर बताई थी वो मैंने गलत बताया, ठीक है। अजमेर में जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी, आर्य समाज की स्थापना कहाँ करी थी? अजमेर में करी थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, तो एक सवाल आपका ये आया था कि आर्य समाज की सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। अजमेर में हरविलास शारदा और चांदकरण शारदा ने सामाजिक कुरीतियों के विरोध के लिए आवाज भी उठाई थी। ये सवाल आरपीएससी द्वारा आपका पूछा हुआ, ठीक है। तो ये सारे हो गए अपने। इसके अलावा देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है। इनके मैं कार्यकाल की बात कर लूँ तो देखो 1531 से 1562 तक है, और कुछ गाइड्स में आपको 1532 से 62 मिल जाएगा, लेकिन ऑथेंटिक आपका 1531 से 62 माना गया, ठीक है। ये आपको याद रखना। राव मालदेव जो कि राव गांगा के बड़े पुत्र थे, और ये मारवाड़ के पितृहंता भी है, क्योंकि अपने पिताजी की हत्या करी थी राव गांगा की, इन्होंने हत्या कर दी थी। मालदेव ने उदय सिंह को मेवाड़ के शासक बनाने में मदद भी की थी। मालदेव की पत्नी उमादे जो कि जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी, वो रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इनके अलावा अबुल फजल ने मालदेव को हसमत वाला शासक कहा था। किसने कहा था भाई? अबुल फजल ने कहा था। देखो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच एक युद्ध हुआ था जनवरी 1544 को, जिसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है और जेतारण का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी की हार होते होते बची, तब उन्होंने एक कथन भी कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ठीक है। तो इसमें फिर शेरशाह सूरी विजयी रहे थे। इसमें मालदेव के जो दो सेनापति थे बड़ी वीरता से लड़े थे। एक जेतार कूपा, आपको याद रखना, जेतार कूपे किसके सेनापति थे? तो ये मालदेव के सेनापति थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या? ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है, ये आपको बताना। ट्रेंच कमीशन का जो संबंध है वो बैगू किसान आंदोलन से। किससे है भाई? बैगू किसान आंदोलन से आपका ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? बैगू किसान आंदोलन से आपका संबंध है। तो बैगू किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। बैगू किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था ना, ये 1921 में शुरू हुआ था, आपको याद रखना। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मैनाल भीलवाड़ा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मैनाल भीलवाड़ा से होता है। वर्तमान जो बैगू आता आपका चित्तौड़गढ़ में आता, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। किसने भाई? राम नारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था।
और इसके बाद देखो 13 जुलाई 1923 की बात कर लूँ, गोविंदपुरा कांड के अंदर जो कि किसान सम्मेलन हो रहा था, तो सरकार ने गोलियां चलवाई जिसमें रूपाजी और करपाजी नामक किसान मारे गए थे। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि रूपाजी और करपाजी का संबंध कौन से आंदोलन से है, तो बेगू किसान आंदोलन से। ठीक है, इसके बाद बेगू किसानों की शिकायतों की जांच हेतु बंदोबस्त ट्रंच की अध्यक्षता में आयोग गठन किया गया। ठीक है, और सेटलमेंट कमिश्नर ट्रंच के दमनकारी कार्य से विजय सिंह पथिक पकड़े गए और 3.5 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। उसके बाद किसानों की मांगे मान ली गई और ये आंदोलन आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है आपको बताना है। तो देखो, तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल को लगता है, ये आपको बिल्कुल सही। पुष्कर मेला ये आपका असुमेलित है। पुष्कर मेला आपको कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ना कि आश्विन को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीता माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। सीता बाड़ी का मेला भी ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। केला देवी का मेला आपका चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष में आपका लगता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विजयदान देता द्वारा नहीं लिखा गया। देखो, बातारी फुलवारी विजयदान देता ने लिखा, रुख बात ये भी लिखा और मारो बदलो ये भी लिखा, लेकिन वलवद विलास जो है ना, ये तो आपके सूर्यमल मिश्रण की कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, तो इसका देखते अपन कहाँ से किया जाता है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा, राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा। तो इसका जो प्रकाशन किया जाता है ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा किया जाता है जागती ज्योत का। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, एक आपकी राजस्थानी गंगा नामक जो पत्रिका है वो राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर द्वारा निकाली जाती है। एक आपकी मरु चक्र है जो कि रूपायन संस्थान के द्वारा निकाली जाती है। एक आपकी मरु भारती है जो कि बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा निकाली जाती है। एक आपकी मरु वाणी है जो राजस्थान प्रचारणी सभा जयपुर के द्वारा निकाली जाती है। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ आपको, एक आपकी है कौन सी, राजस्थान सूजस जो कि सूचना और जनसंपर्क निदेशालय राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा निकाली जाती है। एक आपके नकलिस्तान राजस्थान उर्दू अकादमी द्वारा जयपुर से निकाली जाती है। एक आपकी मधुमती है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से निकाली जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो थी मैंने आपको पत्रिकाएं बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपन। राजा अजयपाल किसका संस्थापक था ये आपको बताना। तो राजा अजयपाल जो संस्थापक था ना, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं आपको दिखने में आसानी हो जाए। राजा अजयपाल जो संस्थापक था अजमेर का था। वैसे राजा अजयपाल नहीं था, उसका नाम राजा अजयराज चौहान था। ठीक है, इसने 11वीं शताब्दी यानी 12वीं शताब्दी 1113 में अजमेर नगर की स्थापना करी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा 1137 के अंदर अरुणोराज ने आना सागर बसाया था। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, दौलत बाग की जो स्थापना किसने करी थी, वो जहांगीर के द्वारा की गई थी। बारादरी शाहजहाँ के द्वारा आपकी बनाई गई थी। और ये जो अपना मैगजीन का किला यानी जो वर्तमान में म्यूजियम बना दिया गया, इसकी स्थापना किसे बनवाया था, तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1570 में से बनवाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुशीला बगारू। कौन थी भाई, सुशीला बगारू थी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं बात कर लूँ तो राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, जबकि राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। राजस्थान की प्रथम महिला राज्य मानवाधिकार आयोग की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, कांता भटनागर। पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। ठीक है, इसके अलावा देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली राजस्थानी अध्यक्ष कौन थी, डॉक्टर गिरिजा व्यास। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। और राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी। और देश की पहली जिला प्रमुख नगेंद्र बाला कोटा। ठीक है, और मैक्सेसे पुरस्कार विजेता पहली राजस्थान महिला अरुणा राय। ठीक है, इसके अलावा पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह। कौन थी भाई, कुशल सिंह थी, ये आपको याद रखना। इसके अलावा राजस्थान की पहली महिला जिला कलेक्टर ओतिमा बोरदिया। इसके अलावा राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो ये कांता खतूरिया थी। कौन थी भाई, कांता खतूरिया। तो ये आपको याद रखना है। सारे मैंने जो पहले थे सारे आपको बता दिए। ठीक है, सारी चीजें बता दी। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है,
बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश और गण से संबंधित है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो बड़वा ग्राम है आपका कोटा के अंदर पड़ता है। ठीक है, कोटा म्यूजियम में बड़वा ग्राम आपका कोटा में पड़ता है। ये पहले 12 में भी आता था हल्का सा, तो इसलिए लेकिन कोटा माना जाता है। तो बड़वा यूप स्तंभ की लेख की जो भाषा है वो संस्कृत है, लिपि जो है इसकी ब्राह्मी है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। और बड़वा यूप जो है मोखरी वंश से संबंधित है। कौन से वंश से? मोखरी वंश से संबंधित है। मोखरी राजाओं की कई शाखाएं थी। ये अभिलेख जो है मोखरी राजाओं का सबसे पुराना और पहला अभिलेख था। इस अभिलेख में कृत संवत का उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया कि कृत युग 295 वर्ष व्यतीत होने पर मोखरी शासकों ने यज्ञ किए थे। इनमें से 238 से 39 ईस्वी में 3 यूप स्तंभ मोखरी राजाओं के सेनापति के 3 पुत्र, एक तो वलवर्धन, सोमदेव और वल सिंह ने त्रिरात्रि यज्ञों का आयोजन किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उनमें से प्रत्येक द्वारा 100 गायें उपहार में दिए जाने का उल्लेख भी मिलता। बड़वा यूप में जो प्रमुख व्यक्ति था वो बल था। ठीक है, और जो अन्य शाखाएं थी वो पुरानी शाखाएं थी। इसके अलावा बिना तिथि के चौथे यूप स्तंभ की मोखरी धनुत्राता द्वारा अष्टयोम यज्ञ संपादित किए जाने का, यूप स्थापना किए जाने का उल्लेख भी आपको मिलता है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं गाइस। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रानाबाई। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो रानाबाई के बारे में कुछ जान ही लेते। रानाबाई के पिताजी तो रामगोपाल जाट, इनकी माता का नाम गंगाबाई था। इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, 1504 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया हरनावा गांव के अंदर हुआ था। ठीक है, इनके गुरु थे संत चतुरदास, खोजी जी संत चतुरदास। ये कृष्ण की भक्त थी। ठीक है, 66 वर्ष की उम्र के अंदर हरनावा में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी 1570 को इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। इसे संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। कौन सी मीरा? राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से भी जाना जाता है। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित रहे? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है डूंगरपुर। डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1944 को हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, डूंगरपुर में श्री भोगीलाल पांड्या और गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की गई। इसके अलावा बाबा लक्ष्मण दास और श्री शोभालाल गुप्त द्वारा सागवाड़ा में हरिजन आश्रम की स्थापना की गई। कौन से की भाई? हरिजन आश्रम की स्थापना की गई। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा सागवाड़ा में खांदलाई आश्रम की स्थापना की गई। श्री भोगीलाल पांडे द्वारा डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना भी की गई। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो 26 जनवरी 1944 को भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, आपको याद रखना डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो मई 1947 में डूंगरपुर में एक पूनावाड़ा जो ग्राम है उसमें पाठशाला में अध्यापक शिवराम भील को घोर यातनाएं दी गई थी। इसके अलावा रास्तापाल कांड का संबंध है, ये भी कहाँ से है? तो रास्तापाल कांड का जो संबंध है ये भी आपका कहाँ से? डूंगरपुर से है। ठीक है, 19 जून 1947 को जो 13 वर्षीय बालिका थी इसमें सेगाबाई अपने अध्यापक सेगाबाई को बचाने की खातिर ये शहीद हो गई थी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो सेवक समाचार पत्र एक हस्तलिखित समाचार पत्र था, डूंगरपुर के श्री गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजपुताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1908 में की गई थी। कब की गई थी? 1908 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? तो बिल्कुल जो तेजाजी का मेला लगता है उसी दिन आपका अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली मेला आपका खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। नेक्स्ट, राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? अजमेर में 1934 के अंदर। कब हुई थी? अजमेर में 1934 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? ये आपको बताना था। हुंजा नामक जो घोड़ा है किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखो मैं आपको बता देता हूँ। हुंजा नामक जो घोड़ा था ना ये बूंदी के शासक उमैद सिंह का था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो मैं बता दूं एक बाद रफ्तार घोड़ा कौन सा? देखो मैं लिख के बताता हूँ, ये पहली बार सुना होगा आपने। बाद रफ्तार जो घोड़ा है आपका ये किसका था? तो ये कोटा के शासक माधु सिंह का घोड़ा था। इसके अलावा चेतक घोड़ा आपको पता ही महाराणा प्रताप का था। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो घोड़ा था वो नाट्य रंभा घोड़ा था। ठीक है,
तो ये चारों आपको याद रखने, मैंने 4 घोड़े बता दिए आपको। हुंजा घोड़ा बूंदी के उमेद सिंह का, और बाद रफ्तार घोड़ा आपका कोटा के माधु सिंह का, और नाट्य रंबा पृथ्वीराज चौहान का, और चेतक घोड़ा आपका महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर रही, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण 61.4 जबकि शहरी 79.7। ऑल ओवर साक्षरता की बात कर लो तो 66.1 है राजस्थान की, कितनी है भाई 66.1 है, ठीक है। और इसके अलावा महिला साक्षरता की बात कर लूँ तो 52.1 है, कितनी है भाई ऑल ओवर महिला साक्षरता की 52.1 है, जबकि पुरुष साक्षरता की मैं बात कर लूँ तो 79.2 है। पुरुष साक्षरता कितनी है राजस्थान की ऑल ओवर 79.2 है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है, कौन सा, कोटा 76.6% साक्षरता, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका जालोर है, कितनी है 54.9% साक्षरता दर है आपकी। तो नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं गाइज। राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है, ये आपको बताना है। तो आपके सिरनाथ जी का मंदिर जो कि राजसमंद में पड़ता है, यहाँ का अन्नकूट महोत्सव आपका फेमस है, ठीक है। या गरम गरम अन्न होता है और जैसे वो लापसी की तरह बनाया जाता है, फिर भीलों की जो लूट फेमस है ना, उसका संबंध अन्नकूट महोत्सव से है। वो गरम गरम चावल को है जो कि भील वो बनाते हैं, भगवान के प्रसाद के रूप में भील आते हैं, फिर लाइन में लग के उसको लूट लेते हैं। नेक्स्ट अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कावास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी से निकाला गया। लेकिन आपका जो अब कावास है ये बाड़मेर में नहीं होकर कौन से जिले में हो जाएगा आपका, ये बालोतरा में हो जाएगा, आपको याद रखना, अब बालोतरा में आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, पहली प्याज मंडी, पहली सरसों अनुसंधान केंद्र और कुक्कुट। देखो पहली प्याज मंडी तो आपके अलवर में, कहाँ है आपकी पड़ती है, आपके अलवर में पड़ती। सरसों केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर भरतपुर में पड़ता है, और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र आपका अजमेर में पड़ता है। तो ये आप सुमेलित कर लेना कौन सा आपका सही हो जाएगा, आप देख लेना। अनास एरू चाप किस नदी की सहायक नदियां है, तो अनास एरू चाप जो सहायक नदियां ये माही की सहायक नदियां, ठीक है। किसकी सहायक नदियां, जो कि महद झील से निकलती है, माही जो कि राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है, यू अंग्रेजी के यू आकार की आकृति बनाती हुई वापस दक्षिण में घुस जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी आपकी कौन सी, माही नदी। और माही नदी एक त्रिवेणी संगम बनाती है जिसे बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, माही सोम जाखम के द्वारा। ये बेणेश्वर धाम जो पड़ता है ये आपके नवाटापरा गांव में पड़ता है। इसकी स्थापना जो करी थी संत मावजी के द्वारा की गई। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो कब प्रदान किए जाते हैं, 5 जून को प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश से सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो गोडवाड़ प्रदेश भी है, शेखावटी प्रदेश भी है, घग्गर प्रदेश भी, लेकिन जोधपुर की उच्च भूमिया ये नहीं है आपका, ठीक है। ये नागौर की उच्च भूमिया था, इसको थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या कर दिया, ने जोधपुर की उच्च भूमिया दे दी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी अर्ध शुष्क मैदान के जो भौतिक प्रदेश उसे 4 भागों में बांटा गया, गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, घग्गर प्रदेश और नागौर की उच्च भूमि, इन 4 भागों में आपको बांटा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। तो हाथीगुड़ा की जो नाल दर्रा जोड़ता है वो सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है। अब देखो राजस्थान के जो दर्रे है ना सारे, ये अजमेर में नहीं होकर ब्यावर जिले में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका भूरा घाट का दर्रा, बर दर्रा, परवेरिया दर्रा, शिवपुर घाट का दर्रा, ये सारे जो है अजमेर जिले में नहीं रहे। अब नए जिलों के गठन होने के बाद ये सारे जो आपके दर्रे हैं ये ब्यावर के अंदर चले गए। कौन से जिले में चले गए, ब्यावर के अंदर ये चले गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते, सीवी जनपद की राजधानी थी। तो सीवी जनपद की जो आपकी राजधानी थी वो मध्यमिका नगरी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट स्थान जिला सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोक प्लांट आपका जोधपुर में नहीं है। तो कहाँ पड़ता है, ये आपके जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये जैसलमेर में पड़ता है, ठीक है। 925 मेगावाट का जो कि सितंबर 2023 तक ये उत्पादन शुरू कर देगा। बाकी घोरीर आपका झुंझुनू में पड़ता है, अघोरी आपका बाड़मेर में, खिंवसर आपका नागौर में। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। तो देखो नागौर भी नहीं है,
किशनगढ़ भी नहीं है, बीकानेर भी नहीं है। देवगढ़ जो है ना, देवगढ़, ये आपकी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ द 1857। तो ये नहीं, राजस्थान की जो भूमिका रही थी 1857 में, ये किताब किसकी थी? ये बिल्कुल नाथूराम खड़गावत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के अंदर राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी, ठीक है। और 1857 की क्रांति के दौरान जो पीए थे रियासतों के, वो बता देता हूँ। जयपुर के जो आपके पीए थे ईडन थे, कोटा के आपके बर्टन थे, जोधपुर रियासत के आपके कौन थे? मौकमोसन थे, भरतपुर रियासत के आपके मोरिसन थे। कौन थे भाई? मोरिसन। उदयपुर रियासत के आपके सावर्स थे। कौन थे भाई? सावर्स थे, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके अलावा सिरोही रियासत के जो थे आपके जेडी हॉल थे। कौन थे भाई? जेडी हॉल। रबाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ये सारे जो है तत्व वाद्य यंत्र, तारों से बजाए जाते हैं, ठीक है। तत्व वाद्य यंत्र जो तारों से बजाए जाते हैं, घन वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र जो कि हवा से बजाए जाते हैं, अवनद वाद्य यंत्र जो कि जानवरों के चमड़े से बने होते हैं। तो रबाब, चिकारा और चौतारा ये आपके तत्व वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाथ द्वारा के डांग नृत्य निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका अपन देख लेते हैं किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? ढोल, मांडल, थाली और उपरोक्त सभी। तो 62 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा वाला? बिल्कुल जो है ढोल का उपयोग भी किया जाता है, मांडल का भी किया जाता है, थाली का भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि नाथ द्वारा का डांग नृत्य फेमस है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? बहुत आसान सवाल है। कर्क रेखा जो गुजरती है आपकी बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, ठीक है। डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है कर्क रेखा आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज जो है आपकी एक क्या है? बिल्कुल 64 का जो आपका एक खनिज पट्टी है, भौगोलिक बेल्ट है, वन्यजीव श्रृंखला है, पशु श्रृंखला है। तो 64 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक बेल्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहनगढ़ से पोखरण तक 64 किलोमीटर लंबी है ये सीरीज। और यह जो है सेवन घास पर्याप्त मात्रा में होती है, जो कि सबसे पसंदीदा, जिसे लिलोण कहा जाता है स्थानीय भाषा में, ठीक है। ये बड़ी अच्छी मात्रा के अंदर होती है, जो कि पशुओं के सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, अरावली किस प्लेट से अलग हुई थी? तो ये यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्यन कंगार भूमिया किस नदियों के बीच स्थित है? तो ये बिल्कुल चंबल और बनास। ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्यन कंगार जो कि आपके करौली, धौलपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो यह विद्यन कंगार भूमि फैली हुई है, या 2 नदियाँ आती है आपकी, ठीक है। 2 नदियों के बीच का जो पार्ट है ना आपका, ये चंबल और बनास के बीच का, ये विद्यन कंगार भूमि से घिरा हुआ। महिला बाग जालरा, देखो महिला बाग जालरा आपका जो पड़ता है ऑप्शन नंबर सी, गुलाब सागर झील जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुलाब सागर झील जोधपुर में। जबकि इब्राहिम का जालरा अगर आपको पूछ ले तो ये तारागढ़ अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तारागढ़ अजमेर के अंदर। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? क्या पूछा भाई? कितना क्षेत्र मुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41.5%। जबकि कितना? 58.5% ये बालू का स्तूप मुक्त नहीं है। जबकि बालू का स्तूप से मुक्त जो है वो 41.5% है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। पवन ऊर्जा फॉर्म परियोजना के तहत राजस्थान के पवन ऊर्जा के एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए किस स्थानों की पहचान की गई है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छप्पनी अकाल राजस्थान के किस वर्ष में हुआ था? तो छप्पनी अकाल जो हुआ था राजस्थान में, ये 1889 से 1900 के मध्य। ऑप्शन नंबर जो सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और विक्रम संवत की बात कर लो तो 1956 में हुआ था, इसीलिए इसे छप्पनी अकाल कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो ये बिल्कुल जंतर मंतर किया गया था आपका, ठीक है। क्या किया गया था भाई? जंतर मंतर को इसको आपको शामिल किया गया था, ठीक है। सबसे पहला आपका केवलादेव 1985, फिर आपका जंतर मंतर हो गया, फिर 2013 के अंदर, ठीक है, 21 जून 2013 को 6 किले शामिल किए गए। कौन कौन से आपको बता दूं मैं। गाजर, जो आपको ट्रिक याद होगी, वैसे मैं बार बार आपका रिवीजन अच्छा हो जाए इसलिए आपसे शेयर कर लेता हूँ। गाजर, चीकू, आम।
घाघरों, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमसे, आमेर। तो ये 6 जिले शामिल किए। बाकी 2019 जुलाई 2019 की मैं बात कर लूँ तो जयपुर के परकोटे को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखो ये पहले का सवाल था, अजमेर, पाली, राजसमंद, बिल्कुल राइट आंसर हो गया था। लेकिन अगर वर्तमान की मैं बात कर लूँ तो ये ब्यावर जिले में आ जाएगा। किस जिले में आ जाएगा? ब्यावर जिले के अंदर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। वर्तमान में ये जो रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में आ जाएगा? तो ये आपके ब्यावर में आ जाएगा, ठीक है। लगभग पूरा आपका ब्यावर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते गाइस। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? ये आपको बताना है। देखो फतेह सागर भी आती है, नक्की भी आती है, आना सागर भी आती है, लेकिन स्वरूप सागर झील नहीं आती। इस कार्यक्रम में राजस्थान की कुल 6 जिले शामिल है, ठीक है। और ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये 2001 में शुरू हुआ था, ठीक है। ठीक है, 6 जिले कौन कौन सी? 2 तो आपकी उदयपुर की हो जाएगी, एक तो आपकी फतेह सागर, दूसरी आपकी पिछोला, 2 आपकी अजमेर की हो जाएगी, एक तो पुष्कर, एक आना सागर, एक आपकी नक्की झील सिरोही की, एक मान सागर आपकी जयपुर की झील है, ठीक है। और इसमें क्या रेशियो है? तो देखो 60-40 का रेशियो आपको याद रखना। 60 तो सेंट्रल वैल्यू करके 40% जो इसका हिस्सा है वो स्टेट सरकार का है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर डैश जिले से होकर गुजरता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर से गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जैसलमेर जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, इसका क्षेत्रफल आप याद रखना 38,401 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। तो लाल दोमट मिट्टी जो पाई जाती है आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अभी एक जिला और बढ़ जाएगा लाल दोमट मिट्टी में, सलूम्बर में आपको पूछा जाएगा कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो लाल दोमट मिट्टी आपके सलूम्बर जिले में भी पाई जाती है, क्योंकि जो अरावली के आसपास के जो जिले हैं ना नीचे दक्षिण के अंदर, तो वहाँ सारे जिलों के अंदर लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी जो कि मक्की की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा काली मिट्टी की बात कर लूँ तो कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में। मध्यम काली मृदा आपके कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। तो 75 क्वेश्चन ही थे राजस्थान जीके के। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मैंने आपको आज ब्यावर जिला पूरा क्लियर करवा दिया। अब अपन जो भी पेपर करेंगे वर्तमान में जो जिले बना है उसके अनुसार अपन पेपर करेंगे, जिससे कि आपकी जो जीके है वो वापस से अच्छी हो जाए। आपको जो है जब तक बाजार के अंदर बुक से नहीं आ जाती है, जब तक मैं आपको अच्छे से अच्छे तथ्य जो कि नए जिलों के बारे में आपको मैं बताता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।